तो हमारे साथ एडवोकेट अधिवक्ता विष्णु जैन जी है। विष्णु जी, आपका स्वागत है। विष्णु जी को मैं भगवानों के वकील के तौर पर हमेशा परिचय देता हूं, और एक और भगवान की केस लेकर विष्णु जी हमारे सामने हैं, और वो भी विष्णु भगवान की ही केस लेकर आए हैं, क्योंकि कल की अवतार जो कि विष्णु भगवान का ही अवतार रहेगा, ऐसा एक मानने वाला हमारा भी वर्ग है। और वो अगर कहीं आएगा तो संभल में आएगा, हरिहर मंदिर में आएगा। कोई वहां पर गंगा जल चढ़ाएगा और वहां ये प्रगटीकरण होगा, ऐसी मान्यता थी। इसलिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी ने उपराजधानी भी बनाई थी, और बाकी चीजें तो मैं बता ही चुका हूँ। जरा विष्णु जी से बात करते। विष्णु जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। क्या बताएंगे आप? अभी ये स्थिति संभल की सामने आई है और आप इस केस को लड़ रहे हैं, जरा दर्शकों को हमारे बताइए। सर देखिए, संभल में सबसे आपने काफी इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बताया है, पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इतिहास में बाबरनामा में ये प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने इस जगह पे मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में रूप में काम किया। और ये बात बाबर अपनी रोज ऑटोबायोग्राफी लिखता था, हर दिन क्या हुआ है उसकी डायरी एक मेंटेन होती थी, और उसमें उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन बेवरेज ने किया है, जो राम मंदिर के केस में भी इस्तेमाल किया गया था। उस बाबरनामा में संभल के बारे में, हरिहर मंदिर के बारे में, कैसे उसको तोड़ा गया, उसके कमांड पे ये तोड़ा गया, ये बात उसमें मेंशन्ड है, दर्ज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एविडेंस मिलती है वो ये है कि आईने अकबरी में 1589 से 1600 के बीच में जो अकबर का कोर्ट मास्टर था अबुल फजल, उसने मेंशन किया है कि कल की अवतार यहीं पे होना है, और यहाँ पे हरिहर मंदिर के रूप से जगह को जाना जाता था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण ये मिलता है कि जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1873 से 1875 के बीच में, और उसका जिक्र भी मैंने अपनी याचिका में किया है। 14 उन्होंने पॉइंट्स बनाए, और किस तरह से ये एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको मस्जिद के रूप में उपयोग या कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी बातें भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये परिसर एक एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड स्मारक है। और कौन सी एएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया था, कौन सी एएसआई ने इसको नोटिफाई किया था? 1920 में। 1920 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जगह को एक एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित किया था, और सीरियल नंबर 250 पे ये जगह फॉल करती है। अब सवाल ये उठता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपने इस देश में कोई ऐसा एएसआई मॉन्यूमेंट देखा है जहां एएसआई कब्जे में नहीं? एएसआई प्रोटेक्टेड स्मारक है, 5 टाइम की नमाज हो रही है, उल्टा काम हो रहा है। जैसे ताजमहल में आज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई कंट्रोल में है, आपको वहां फ्राइडे को जाके आप नमाज करते हैं, या कोई आदमी पूजा करना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन एएसआई को देता है। एएसआई ने अपना कंट्रोल, अपना कब्जा यहां कैसे खो दिया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, और इसी को लेके हमने ये जा सकता, उनका ऑफिसर नहीं जा सकता, ये भी परमिशन चाहिए और वो नहीं देते हैं। मीडिया को जाना और अंदर के फोटो आना तो बहुत दूर की बात है। तो लीगल बात ये है, एज पर द एएसआई एक्ट 1958 सेक्शन 18, ये आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। एएसआई का कंट्रोल होना है, कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा ये एएसआई तय करेगी, पॉइंट नंबर 1। और ये एएसआई संरक्षित स्मारक है, ये बात वो लोग भी मानते हैं, एडमिटेड फैक्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारे मुद्दों को लेके हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के सामने सिविल सूट दायर किया। उस सिविल सूट में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे सूट फाइल हुआ और उसी दिन सुनवाई होगी और आदेश हो गया। मुझे आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई करना है सर, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, वो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया नहीं जानते हैं। सिविल कोर्ट में हर एक मुकदमा जो 12 बजे से पहले कोर्ट में दाखिल होता है, वो 2 बजे जज साहब के सामने पेश किया जाता है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, ऑल अक्रॉस द कंट्री मैक्सिमम यही पैटर्न है। और यही चीज उस दिन भी हुई। उस पर आपत्ति जता रहे कि सेम डे कैसे हो गया? सेम डे कैसे हो गया? सेम डे हर दिन होता है, और सिर्फ संभल में नहीं, वाराणसी में, यूपी की जितनी सिविल कोर्ट है, देश की जितनी सिविल कोर्ट है, एक दिन वाद दायर होता है, उसी दिन 2 बजे पेश किया जाता है। और उस समय जब उसे डिटर्मिनेशन की हियरिंग कहते हैं, जिसे प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं, जज साहब ये डिसाइड करते हैं कि इसमें नोटिस जारी करना है कि नहीं करना है। अब जो उनका दूसरा एलिगेशन है कि उनको सुना नहीं गया, भाई जब कोर्ट नोटिस जारी करेगी तभी तो आपको सुना जाएगा। सीपीसी में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि केस दाखिल करने से पहले आपको कॉपी दी जाए। नो प्रोसीजर इन द सीपीसी। भाई मान लीजिए अगर मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसको केस को एंटरटेन नहीं करते, डिसमिस कर देते हैं, तो आपको कॉपी देने की जरूरत ही नहीं थी। और कोर्ट जब नोटिस जारी करता है कि हाँ अदर साइड को कॉपी दीजिए, तब कॉपी दी जाती है। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, वो तथ्य के खिलाफ बात कर रहे हैं।
बिल्कुल। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो एलिगेशन लगा रहे हैं और ये कि तो उसी दिन विष्णु कार्ड खेलने के लिए किसी न किसी कुतर्क को लेकर लोगों के सामने झूठ परोसा जाता है ताकि कुतर्क मजबूत रहे, और यही खेल इसमें भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसलिए ही इन लोगों ने विष्णु जी और इन लोगों के प्रयासों को बदनाम करने के लिए एक तरीके से ये पूरा खेल खेला गया था। विष्णु जी, अब इस समय स्थिति क्या है, मतलब अभी आगे क्या क्या होगा? मैं दो बातें और बताना चाहता था। कोई आरोप बचा है तो उसका भी आप जवाब दे दीजिए। हाँ, एक और तीसरा आरोप ये है कि एडवोकेट कमीशन का आदेश कैसे हो गया। जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सिविल लॉ जानते हैं, सबसे बेसिक होता है सिविल कोर्ट में जब भी कोर्ट में केस फाइल होता है तो एडवोकेट कमीशन आमतौर पे अपॉइंट होता है, और उसके लिए अदर साइड को सुनने की लॉ में कोई आवश्यकता नहीं है, लीगल कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानव्यापी के केस में भी ऐसा हुआ था। आवश्यकता क्या होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आवश्यकता ये होती है कि जब एडवोकेट कमीशन महोदय एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू करेंगे तो उसमें जो मस्जिद कमेटी है उसको भी नोटिस देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, और वो उस कमीशन की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से सर, यहाँ पे जब एडवोकेट कमीशन का आदेश हुआ, एडवोकेट कमीशन महोदय ने बकायदा कोर्ट का ऑर्डर, हमारे सूट की कॉपी उनको रिसीव कराई, और उनके लोग वहां पे कमीशन में मौजूद थे। वो एक अलग बात है कि एक 5 लोगों की तय सीमा थी, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे उस दिन मस्जिद में मौजूद रहे। जो सांसद थे, जो विधायक थे, सारे लोग आ गए, और भी बहुत सारी चीजें मैं इस समय नहीं बोलना चाहता।